नमस्कार साथियों, ज्योग्राफी के इस नए सेशन में आप सबों का फिर से स्वागत है। अफ्रीका महाद्वीप मैंने जो स्टार्ट किया था उसमें पहले वीडियो में मैंने वहाँ के राजनैतिक परिदृश्य को देखा। कुल 55 देश के बारे में, जिसमें 49 मुख्य भूमि प्लस 6 उसके द्वीपीय देश है, उसके बारे में मैंने विस्तृत रूप से बताया। तो पहले पार्ट 1 जाके देखिए, ये अफ्रीका महाद्वीप का पार्ट 2 होगा। इसमें आप यहाँ के भौगोलिक परिदृश्य को देखेंगे। भौगोलिक परिदृश्य में आप यहाँ के प्रमुख पर्वत, नदियाँ, झील, पठार, इन सारी चीज़ों को देखेंगे और बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे, क्योंकि यहाँ से एग्ज़ाम में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो मैं पहले की तरह फिर बोलूँगा कि जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो अपने साथ एक एटलस रखिए और जिन चीज़ों को मैं बताते जाता हूँ आप उन चीज़ों को मार्क करते जाइए, आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। तो आइए इसी क्रम में आज देखते हैं, इसी सीरीज में अफ्रीका के आगे की चीज़ों को समझते हैं। आइए, मैंने यहाँ पे भौगोलिक विशेषताएं में प्रमुख पर्वत बनाए हैं। एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। प्रमुख पर्वत में ये याद रखना कि कौन कौन से पर्वत है और किन देशों में विस्तृत है और उसकी ऊंची चोटी क्या है, यहीं से प्रश्न बनते हैं। तो पहला पर्वत है एटलस पर्वत। एटलस पर्वत जो है नवीन पर्वत का उदाहरण है। इससे पहले मैंने जो पढ़ाया है उसमें बताया था, जब दक्षिण अमेरिका पढ़ा रहा था तो वहाँ पे पढ़े होंगे एंडीज पर्वत जो है वो भी नवीन पर्वत का उदाहरण है। हिमालय को देख लीजिए, रॉकी पर्वत को, उत्तरी अमेरिका में जो रॉकी पर्वत है, भारत में जो हिमालय है, ये सभी नवीन पर्वत के उदाहरण है। तो और जब भारत में आप अरावली के बारे में जब पढ़ेंगे तो ये एक प्राचीन पर्वत के उदाहरण है। तो यह एक नवीन पर्वत है। इसका एक्सटेंशन, विस्तार जो है वो 3 देशों में है। पहला मोरक्को, उसके बाद अल्जीरिया, उसके बाद ट्यूनीशिया। ये देखिए एटलस पर्वत को मैंने यहाँ पे बनाया है, एटलस पर्वत को। और इसकी ऊंची चोटी जो है, जिसको कि ट्यूबकल या टोबकल बोला जाता है, ये एटलस पर्वत की ऊंची चोटी है। तो इसका विस्तार 3 राज्यों में है, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया। और ऊंची चोटी टोबकल या ट्यूबकल, ये चीज़ों को समझे होंगे। यहाँ पे है एटलस पर्वत। उसके बाद ड्रैकेंसबर्ग। अफ्रीका महाद्वीप में जब नीचे में आते हैं, यहाँ पे देखिए ये, तो ये इसका दक्षिण अफ्रीका है, दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, जहाँ के क्रिकेट टीम आती है भारतीय खेलने या भारतीय टीम वहाँ जाती है। तो ये है दक्षिण अफ्रीका। यहाँ पे एक पर्वत है जिसका नाम है ड्रैकेंसबर्ग। ये देखिए मैंने यहाँ पे बनाया है, ड्रैकेंसबर्ग पर्वत बनाया है। एग्जाम में पूछा भी जाता है कि ड्रैकेंसबर्ग पर्वत किन देश में है, तो दक्षिण अफ्रीका, नॉट अमेरिका, अफ्रीका। और इसकी ऊंची चोटी जो है आकस सोर्सिंग, यहीं पे है ऊंची चोटी आकस सोर्सिंग। यहाँ पे आप उसको देखिए एटलस में और समझिए। उसके बाद कैमरून पर्वत, नाम से पता चल रहा है इसकी ऊंची चोटी कैमरून ही है और कैमरून पर्वत के नाम से जाना जाता है। और इसका विस्तार कैमरून में है। कैमरून यहाँ पे एक देश है और यह एक ज्वालामुखी पर्वत है। कैसा ज्वालामुखी पर्वत? सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत। तो आप समझे होंगे कैमरून पर्वत कहाँ है, कैमरून में है। उसकी ऊंची चोटी कैमरून ही है और यह विस्तृत कैमरून में है और यह एक ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है। इसके बाद 2 पर्वत को मैंने यहाँ पे बनाया, हालांकि इसके अलावे यहाँ पे बहुत सारे पर्वत हैं, तो सब पर्वत को नहीं याद रखना है। जहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनने की संभावना होती है वहीं और उन्हीं चीज़ों को देखते हैं। तो 2 पर्वत और है, एक किलिमंजारो, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन प्रश्न बनते हैं। तो इसकी ऊंची चोटी किलिमंजारो। किलिमंजारो का विस्तार जो है मुख्य रूप से यहाँ पे केनिया से इधर देखेंगे, यहाँ पे एक देश है तंजानिया। किलिमंजारो किस देश में है? तंजानिया में है। इसकी ऊंची चोटी किलिमंजारो है। और ये याद रखिए कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो ही है।
जैसे कि विश्व के प्रमुख ऊंची चोटियों में जब जो लोग चढ़ने जाते हैं कि सबसे ऊंची चोटी, तो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंची चोटी जो है वो किलिमंजारो ही है। तो ये आपको समझ में आया होगा। केन्या पर्वत इसके ऊपर में है, मुख्य रूप से इसका विस्तार केन्या में ही है। तो आप समझे होंगे कि इन प्रमुख पर्वतों को आप याद कर लीजिए, 5-6 पर्वत को मैंने यहाँ पे बताया है। इसके बाद यहाँ के प्रमुख नदियों के बारे में देखते हैं। तो आइए यहाँ के प्रमुख नदियों को देखते हैं। प्रमुख नदियों में सबसे पहले हम नील नदी को देखते हैं। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं नील नदी से, तो आप इसे अच्छे से समझिएगा। आइए नील नदी को देखते हैं। यहाँ से आप देख रहे होंगे विक्टोरिया झील, 0 डिग्री विषुवत रेखा पे विक्टोरिया झील है। इस झील से एक नदी निकलती है जिसे श्वेत नील कहा जाता है। और टाना झील, यहाँ पे देखिए मैंने टाना झील बनाया है। टाना झील से एक नदी निकलती है जिसे ब्लू नील कहा जाता है। और ये आगे चलकर खार्तूम नामक स्थान पर मिलती है और यहाँ से आगे चलते हुए यहाँ पे एक नासिर झील का निर्माण करती है। और नासिर झील के आगे यहाँ पे एक, इस पर इसी नील नदी पे एक बांध बनाया गया है जिसका नाम आसवान बांध है। और इसके बाद यह मिस्र में जाकर भूमध्य सागर में यह नदी गिर जाती है। तो अभी आपने समझा नील नदी उद्गम कहाँ है। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, इसीलिए इन चीज़ों को समझिए। विक्टोरिया झील से उद्गम होती है जिस नदी का, उसका नाम होता है श्वेत नील। उसके बाद टाना झील यहाँ पे है, यहाँ से एक नदी का उद्गम होता है जिसका नाम है ब्लू नील। और ये दोनों खार्तूम नामक स्थान पे जाकर मिल जाती है। और यहाँ से जब यह आगे बढ़ती है तो यहाँ पे 23.5 डिग्री कर्क रेखा देख रहे होंगे, यहाँ पे नासिर झील का निर्माण होता है। और नासिर झील पे एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है आसवान बांध। और उसके बाद यह नील नदी जाकर भूमध्य सागर में गिर जाती है। तो कितनी चीज़ों को यहाँ से देखें, पहले श्वेत नील, उसके बाद ब्लू नील खार्तूम नामक स्थान पर मिलती है, नासिर झील का निर्माण होता है और आसवान बांध नील नदी पर ही बनाया गया है। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि आसवान बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो नील नदी पर। उसके बाद जब ये विक्टोरिया झील से निकलती है और ये जो मिस्र में जाकर गिरती है, तो यहाँ से यह 4 देश होते हुए गुजरती है। जिन 4 देशों में मैंने यहाँ पे लिखा है, सबसे पहले यह युगांडा यहाँ से निकलती है, युगांडा से। उसके बाद दक्षिणी सूडान, नीचे वाला जो है इसका दक्षिणी सूडान, और ऊपर वाला जो है उत्तरी सूडान, क्योंकि पहले सूडान था खार्तूम, उत्तरी सूडान जो है जहाँ पे दोनों मिलती है खार्तूम में। तो पहले तो सूडान ही था, लेकिन जब बाद में इसका निर्माण हुआ तो एक उत्तरी सूडान और दक्षिणी सूडान का निर्माण हुआ। तो युगांडा से निकलकर पहले दक्षिणी सूडान, फिर उत्तरी सूडान और फिर मिस्र, इन 4 देशों होते हुए यह कुल 6,650 किलोमीटर की लंबाई तय करती है। कितनी? 6,650 किलोमीटर की लंबाई तय करती है और भूमध्य सागर में जाकर यह गिरती है, जिसके कारण विश्व की यह सबसे लंबी नदी कहलाती है। तो आपको पता है कि विश्व की सबसे लंबी नदी जो है वो नील नदी है, जो कि 4 देशों से होकर गुजरते हैं और यह यहाँ पर जाकर मिस्र में एक डेल्टा का निर्माण करती है और यहीं पे भूमध्य सागर में यह गिर जाती है। तो यहाँ पे आप इन चीज़ों को समझे होंगे नील नदी के बारे में। उसके बाद यहाँ पे 2 चीज़ों को और समझिए। नील नदी का वरदान किसे कहा जाता है? मिस्र को कहा जाता है, क्योंकि यह नदी जब वहाँ पे गिरती है मिस्र में जाकर तो वहाँ पे डेल्टा का निर्माण होता है, जिससे नील के कारण ही मिस्र को बहुत फायदा होता है। इसीलिए नील नदी का वरदान जो है वो मिस्र को कहा जाता है। तो यह शब्द सबसे पहले कहने वाले जो व्यक्ति थे वो एक इतिहासकार थे जिनका आप नाम भी सुने होंगे, जिसे इतिहास का पिता कहा जाता है, हेरोडोटस। नील नदी का वरदान मिस्र को कहा जाता है, यह शब्द सबसे पहले हेरोडोटस ने कहा था। और जो आप एक शब्द डेल्टा सुनते हैं, डेल्टा,
और डेल्टा शब्द को भी सबसे पहले हेरोडोटस ने ही दिया था। इन चीज़ों को आप समझ गए नील नदी के बारे में, अभी आप आपने समझा। उसके बाद आइए कांगो या जायरे नदी। देखिए मैंने यहाँ पे कांगो या जायरे नदी बनाया है। यहाँ पे एक पठार है जिसका नाम है कटंगा का पठार। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे है कटंगा का पठार। एक नदी निकलती है जो कि ऊपर जाती है और यहाँ पे आके गिरती है, उसे कांगो बोला जाता है। और एक नदी नीचे की ओर आती है जो कि जाम्बिया और जिम्बाब्वे होते हुए जिसके जाम्बेजी नदी कहा जाता है, और वो यहाँ पे आके गिरती है। तो कटंगा पठार से निकलकर यह देख रहे होंगे एक बार यहाँ और एक बार फिर यह जब नीचे की ओर आती है तो विषुवत रेखा को यह 2 बार काटती है। आता भी है एग्जाम में कि कौन सी रेखा विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, तो कांगो या जायरे नदी, और यह बाद में आकर अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। और इस पे 2 जलप्रपात बनाया गया, 2 जलप्रपात, ये देखिए, एक स्टैनले जलप्रपात, एक लिविंगस्टोन जलप्रपात। स्टैनले जलप्रपात किस नदी पर है? कांगो पे या जायरे पर बोलेंगे, क्योंकि बार बार क्वेश्चन आता है। आसवान बांध किस नदी पर है? नील नदी पर है। कांगो और जायरे नदी पर कौन सा है? स्टैनले जलप्रपात या वाटरफॉल है। तो इन चीजों को आप समझे। कांगो या जायरे का क्या खासियत है? विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। इस पे 2 जलप्रपात बना हुआ है। एक जलप्रपात है स्टैनले जलप्रपात, दूसरा है लिविंगस्टोन जलप्रपात। उसके बाद आइए जाम्बेजी नदी। अभी तुरंत मैंने बताया कटंगा पठार से 2 नदी निकलती है, कांगो या जायरे हुआ, और दूसरा है जाम्बेजी नदी। कटंगा पठार से निकलकर जिम्बाब्वे और जाम्बिया की यह सीमा बनाती है। सीमा बनाते हुए यह हिंद महासागर में, देखिए इधर गिर रही है ना, यहाँ से निकल के जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा बनाते हुए हिंद महासागर में गिरती है। और इस पे एक जलप्रपात है जिसका नाम है विक्टोरिया जलप्रपात। विक्टोरिया झील भी है, और यहाँ पे इस पे एक जलप्रपात है जिसका नाम है विक्टोरिया जलप्रपात, जो कि जाम्बिया में है। और एक इस पे बांध भी है जाम्बेजी नदी पे जिसका नाम है करीबा बांध। बहुत अच्छे ध्यान से समझिएगा, करीबा बांध, स्टैनले जलप्रपात, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आता है एग्जाम में। उसके बाद नाइजर नदी, नाम से पता चल जा रहा है कि नाइजर नदी का उद्गम जो होता है वह नाइजर से होते हुए नाइजीरिया में आती है और या गिनी की खाड़ी में गिर जाती है। यहाँ पे ऊपर में देखेंगे नाइजर देश है और नीचे में इसका नाइजीरिया है, 2 देश है। तो नाइजर से निकलकर नाइजीरिया होते हुए गिनी की खाड़ी में गिरती है, और यहाँ पे एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है कैंजी बांध, और यह नाइजीरिया में है। कैंजी बांध किस पे है? नाइजीरिया नदी पर। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझिएगा, इसके आसपास में ये जो आप नाइजीरिया और नाइजर देख रहे होंगे, यहाँ पे पेट्रोलियम का भंडार है। इस नदी के आसपास पेट्रोलियम का भंडार होने के कारण इसे तेल नदी के नाम से भी जाना जाता है। भारत में भी एक नदी है तेल नदी, जो कि महानदी की सहायक नदी है, लेकिन इसको तेल नदी इसलिए कहा जाता है क्योंकि अफ्रीका का ये जो देश है नाइजीरिया और नाइजर, या अपने तेल के लिए जाना जाता है। इसके आसपास में पेट्रोलियम के भंडार है, इसीलिए नाइजर नदी को तेल नदी के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद आइए लिम्पोपो नदी, यह भी बहुत प्रसिद्ध है। लिम्पोपो नदी, यहाँ पे एक ड्रेकन्सबर्ग पर्वत के बारे में बताया था ना, इससे पहले मैं जब पर्वत को पढ़ाया था, तो ड्रेकन्सबर्ग पर्वत जो है अफ्रीका महाद्वीप का ये वाला जो भाग देख रहे हैं वह दक्षिण अफ्रीका है, और दक्षिण अफ्रीका में ही यहाँ पे एक ड्रेकन्सबर्ग पर्वत है, और ड्रेकन्सबर्ग पर्वत से ही एक नदी निकलती है जिसका नाम है लिम्पोपो नदी। और यह यहाँ से निकलकर यहाँ पे हिंद महासागर में गिरती है। इसकी खासियत यह है कि एक बार जब यहाँ से जाती है और उसके बाद जब आती है तो मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो इसके कारण यह लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, और कांगो या जायरे नदी जो है वह विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। तो इन चीज़ों को आप समझे होंगे। और एक चीज़ समझिए, इस नदी के किनारे, लिम्पोपो नदी के किनारे यूरेनियम का भंडार होने के कारण इसे ऑरेंज फ्री स्टेट भी कहा जाता है। तो इन चीज़ों को आप याद रखिएगा। जितने भी जलप्रपात है, नील नदी के बारे में पढ़ाया, कांगो नदी के बारे में पढ़ाया, 2 जलप्रपात इस पे है, स्टैनले जलप्रपात और लिविंगस्टोन।
जाम्बेजी नदी जिसपे कि विक्टोरिया जलप्रपात है और करीबा बांध है, नाइजर नदी जिसपे कैंजी बांध है नाइजीरिया में, और पेट्रोलियम का भंडार होने के कारण इसके आसपास इसे तेल नदी के नाम से जाना जाता है, नाइजर नदी को। और लिम्पोपो नदी यह मकर रेखा को 2 बार काटती है और इसके आसपास यूरेनियम का भंडार होने के कारण इसे ऑरेंज फ्री स्टेट के नाम से जाना जाता है। तो अभी अफ्रीका के आप प्रमुख नदियों को समझे, उस पे जो जलप्रपात बनाया हुआ है उसे समझे, उन नदियों पे जो बांध बनाया हुआ है उसे समझे, और वहाँ के जो इम्पोर्टेंट और जो खासियत चीज़ है मैंने उसे बताया। इसके बाद आइए यहाँ के प्रमुख जो मरुस्थल है उसे देखते हैं, और मरुस्थल के बाद यहाँ के जो प्रमुख और भी जो झील है उसे देखते हैं।